नमस्कार, मैं अंजना राठौर। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा के पक्ष और विपक्ष में अलग अलग बयानबाजी और प्रदर्शन चल रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM नुपुर और नवीन जिंदल के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेगी, तो वहीं हिंदू महासभा नुपुर शर्मा के समर्थन में लखनऊ में पैदल मार्च निकालेगी। गौरतलब है कि बीते दिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर चुके हैं। वहीं एक निजी चैनल से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा ने कोई माफी नहीं मांगी है, बल्कि अपने बयान में अंग्रेजी में इफ लिखा है। उन्होंने माफी कहां मांगी। आगे कहा कि ये सरकार तो बुलडोजर की राजनीति करती है, जब भी कहीं कुछ होता है तो बुलडोजर चलवा देती है। तो क्या अब नुपुर शर्मा के घर पर बुलडोजर चलेगा? उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों की बात आती है तो PM मोदी उनकी सुनते नहीं हैं। PM भारतीय मुसलमानों की पीड़ा नहीं समझते। साथ ही ओवैसी ने कहा कि बीजेपी पर देश के मुसलमानों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। वहीं भीमसेना चीफ सतपाल तंवर ने नुपुर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नुपुर की जुबान काटकर लाने वाले को 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी हैं। इसी के साथ ही पार्टी भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इसके बावजूद सियासत चमकाने में जुटे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भीमसेना के इस बयान को एलानिया धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस तरह का बयान सतपाल तंवर ने पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी कई बार फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों को धमकाकर विवाद खड़ा कर चुके हैं और अब नुपुर की जुबान काटने की बात कही है। जम्मू कश्मीर में 43 दिनों तक चलने वाली अमर यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में हाल ही में हो रहे टारगेट किलिंग को लेकर हर कोई परेशान है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार के दिन जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई शिविरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने CRPF के अधिकारियों के साथ अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के DGP ने अखरोट फैक्ट्री, कांजीगुंड, रामबन में लंबर और FC मीर बाजार में अमरनाथ यात्रा के बने शिविरों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने यहां पर सुरक्षा की जरूरी पुख्ता इंतजामों पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने CRPF अधिकारियों से नवयुग सुरंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की है। जम्मू और कश्मीर के एक बयान के अनुसार DGP दिलबाग सिंह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा की रिपोर्ट मांगी और इनकी सुरक्षा पुख्ता किए जाने और निगरानी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने नेशनल हाईवे के साथ ही अमरनाथ यात्रा के कैंपों के आसपास के क्षेत्रों में विशिष्ट तत्वों और उनकी आवाजाही पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न रह जाए। DGP ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए सुरक्षा बलों के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाए जाने पर जोर भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने लंगर और पार्किंग स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर गुरुवार को किसान महापंचायत करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे और किसानों की मांगों को लेकर इस महापंचायत में ऐलान किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। जानकारी के अनुसार इस दौरान किसान अपनी समस्याओं को रखेंगे और जो फैसला महापंचायत में होगा उस पर अमल करेंगे। बताया जा रहा है कि किसानों की मुख्य रूप से मुआवजा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और सड़क की समस्या है। वहीं गांव के किसानों का कहना है कि सरकार ने वादे किए थे कि किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। मुफ्त के बजाय किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जो गांव एयरपोर्ट में उठा दिए गए हैं उनके रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, जिससे किसानों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर किसानों की आज महापंचायत होनी है। पश्चिम बंगाल के पूर्वा धर्ममान जिले में रविवार के दिन एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी का दाहिना हाथ काट दिया।
जिसके बाद इलाज के लिए उसे कोलकाता रेफर करने के बाद दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में उसका ऑपरेशन किया गया। वहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल नर्स रेणु खातून की मदद को आगे आई हैं। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार नर्स के कटे हुए हाथ के इलाज का सारा खर्चा उठाएगी। इसके साथ ही उसे एक सरकारी नौकरी भी ऑफर की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता को बुधवार को सरकारी नौकरी और कृत्रिम हाथ का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव HK द्विवेदी को इस बात के निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य साथी कार्ड होने के बावजूद इलाज के दौरान नर्स को 57,000 रुपए किस लिए खर्च करने पड़े। सीएम ममता बनर्जी ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार रेणु खातून के लिए 3 काम कर रही है। उनका कहना है कि सबसे पहले उनके दाहिने हाथ का इलाज मुफ्त करने के साथ ही उन्हें कृत्रिम हाथ प्रदान किया जाएगा। वही नर्सिंग परीक्षा के पैनल में 22वें नंबर पर रही थी। ऐसे में हम उसे ऐसी नौकरी की पेशकश कर रहे हैं जिससे वो बैठकर आराम से कर सके। ममता बनर्जी के अनुसार उनके द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट कार्ड अस्पतालों में प्रति परिवार हर साल 5 लाख तक कैशलेस इलाज करने की सुविधा देता है। ऐसे में स्वास्थ्य साथी कार्ड के होने के बावजूद नर्स को 57,000 का भुगतान क्यों करना पड़ा, इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि 23 वर्षीय रेणु खातून के पति को उनका काम करना पसंद नहीं था। कई बार मना करने के बाद जब वो नहीं मानी तो उनके पति ने अपने दोस्तों और माता पिता के साथ मिलकर उसका दाहिना हाथ काट दिया। नर्स के पिता अजजुल हक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए अब तक नर्स के सास ससुर और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अभी भी नर्स के पति के दोस्तों की तलाश कर रही है जिन्होंने इस दिल दहला देने वाली घटना में उनका साथ दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी के नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणियों के कारण देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और अब अरब देशों ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत पर माफी मांगने का दबाव डाला। साथ ही कहा कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और रुपया कमजोर होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की चिंता है। वहीं उन्होंने हाल ही में कश्मीर में हिंदुओं की हत्या की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सीबीआई और ईडी के जरिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं को प्रताड़ित करने के बजाय कश्मीर में छापेमारी की जानी चाहिए। वहीं ठाकरे ने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता या बीजेपी द्वारा बोले गए शब्द किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख नहीं हो सकते। बीजेपी प्रवक्ता द्वारा उपयोग किए गए शब्दों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब की है। इससे बीजेपी नहीं बल्कि मेरे देश की छवि खराब हुई है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे के औरंगाबाद में दिए गए भाषण को कटाक्षपूर्ण और बिना ठोस आधार वाला करार दिया। फडणवीस ने ठाकरे का नाम लिए बिना ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन लोगों को देखना विरोधाभासी है जो दूसरों को ज्ञान देते हैं लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती है तो स्वयं इसका पालन नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में ईंधन की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। बीजेपी नेता ने कहा किसानों से फसल के नुकसान के लिए भारी मुआवजा देने का वादा किया गया था लेकिन अब उसे भुलाया जा चुका है। पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी कर चर्चा में आई बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा समेत 9 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। एफआईआर स्पेशल की साइबर यूनिट ने दर्ज की है। इन सभी लोगों पर अलग अलग धर्म के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर माहौल खराब करने का आरोप है। नुपुर शर्मा के अलावा साइबर यूनिट ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादन टिप्पणी की थी। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था, यहाँ तक कि अरब देशों ने भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी की भी निंदा की है। हालांकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी की तरफ से एक पत्र जारी कर कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणी बीजेपी में मूल विचार के विरोध में है। पार्टी से निलंबित
होने के बाद नुपुर शर्मा ने उनकी टिप्पणी को लेकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मामले के सामने आने के बाद नुपुर शर्मा की तरफ से धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा प्रदान की थी। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया था। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में लोगों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नोएडा के थाना सेक्टर 24 की पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से अवैध हथियार, लूट में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक और कई जगहों से लूटी हुई 6 सोने की चेन बरामद की है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बदमाशों पर अब तक एनसीआर में 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे और ये अब तक 500 से ज्यादा लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। नोएडा पुलिस के इस गैंग की गिरफ्तारी करने पर नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि दरअसल 8 जून की सुबह पुलिस जब सेक्टर 33 के पास चेकिंग कर रही थी, तब पुलिस को बाइक पर कुछ लोग नजर आए। पुलिस को इन पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन ये बदमाश रुकने की जगह पुलिस पर ही गोलियां बरसाने लगे, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इन पर फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं तीसरा साथी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तीसरे साथी का भी पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये गैंग अब तक 500 से ज्यादा लोगों के साथ लूटपाट कर चुका है। समाजवादी पार्टी को एमएलसी चुनावों से पहले एक बड़ा झटका लगा है, जहां महान दल के सपा के साथ गठबंधन तोड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक एमएलसी सीट नहीं मिलने से केशव देव मौर्य पिछले कुछ समय से नाराज थे। गठबंधन तोड़ने के बाद केशव देव मौर्य ने कहा कि सपा को उनकी जरूरत नहीं है, इसीलिए अलग हो रहा हूं। दबाव डालने वालों को अखिलेश यादव राज्यसभा विधान परिषद भेज रहे हैं, लेकिन मुझसे अखिलेश यादव बात भी नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कठपुतली बताया। आपको बता दें कि सपा के 4 उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि सुबह सपा और महान दल को एक सीट मिलने की उम्मीद थी, जो अब खत्म हो गई है। उम्मीद के अनुसार सीट नहीं मिलने पर महान दल के केशव देव मौर्य ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से अखिलेश यादव के साथ फोटो भी हटा दिया था। गौरतलब है कि उधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों पर 20 जून को वोटिंग कराई जाएगी। इन सीटों के लिए 3 जून को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 20 जून को वोटिंग के कुछ घंटे बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी की 1 दिवसीय संयुक्त बैठक खत्म हो गई है। बैठक का आयोजन लखनऊ के प्रसपा प्रदेश मुख्यालय में हुआ। इस दौरान प्रसपा ने स्थानीय निकाय चुनाव अपने बल पर लड़ने का ऐलान किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि पिछले कुछ महीने मेरे जीवन के सबसे कठिन समय थे। उन्होंने कहा कि कठिन समय राजनीतिक धैर्य, त्याग, आत्मसंयम और समाज की उम्मीदों की परीक्षा थी। बताया जा रहा है कि 1 दिवसीय बैठक में जिला महानगर अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों और फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों और प्रवक्ता शामिल हुए। शिवपाल यादव ने कहा कि आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए खुले हृदय से सपा के साथ गठबंधन किया था। उसके प्रति उत्तर में हमारे साथ विश्वासघात हुआ। विश्वासघात का परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी है। बैठक में गहन मंथन, चिंतन और रणनीतिक संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता शिवपाल यादव ने की। शिवपाल यादव ने कहा कि प्रसपा प्रगतिशील समाजवाद और समाजवेशी राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगी। राम के नाम पर विभाजन और नफरत की राजनीति की इजाजत किसी को नहीं है। मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने कहा कि देश की संस्कृति में एकता से सूत्र बड़े गहरे हैं। भारत में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के
337 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। बड़ी बात यह है कि कल के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 41% का इजाफा हुआ है। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ भी संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 8 जून को 550 मामले दर्ज किए गए, जबकि 1 की मौत हुई। नए आंकड़ों के साथ ही राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 2.84% हो गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के कुल 19,09,991 मामले पहुंच गए हैं और अब तक 26,214 लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि दिल्ली में 15 मई के बाद बुधवार को सबसे ज्यादा मामले आए हैं। 15 मई को 613 संक्रमित मिले थे और संक्रमण दर 2.74% थी। वहीं पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों को देखते हुए तो हर दिन ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 7 जून को दिल्ली में कोरोना के 450 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 6 जून यानी सोमवार को कोरोना के 247 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 3.47% थी। शहर में 5 जून को कोरोना के 343 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 1.91% थी। वहीं संक्रमण के मामले में सबसे ज्यादा आंकड़े छूने वाले शहरों में एक मुंबई में भी कोरोना संक्रमितों की दर में इजाफा देखा गया है। यहाँ एक सप्ताह के भीतर रोगियों की संख्या दोगुनी हो गई है। मुंबई में बुधवार को कोरोना के 1,765 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 26 जनवरी के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन संक्रमण के कारण किसी की भी मौत की सूचना नहीं मिली है। रिपोर्ट की माने तो मुंबई में 2 जून को कोरोना के 704 केस दर्ज हुए थे, जो कि 7 जून को 1,242 तक पहुंच गया। यहां जून के पहले दिन से रोजाना दर्ज होने वाले नए केस की संख्या 700 को पार कर रही है। मुंबई में 4 जून को कोरोना संक्रमितों के 889 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 5 जून को ये आंकड़ा बढ़कर 961 पर पहुंच गया और 7 जून को मरीजों की संख्या 3 अंक से बढ़कर 4 अंक तक पहुंच गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।